तो फिल्म की शुरुआत होती है 1987 से। हम कुछ औरतों को रिचुअल करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक लड़की अपने खून से भरे हुए हाथ नीचे तालाब में धो देती है। उसके ऐसा करते ही उसके पीछे खड़ी हुई सारी मास्क पहनी लेडीज अजीबोगरीब किस्म का डांस करने लग जाती हैं और कुछ मंत्र भी बोलती हैं। ये सारी मास्क पहनी हुई लड़कियां असल में अपने लीडर को फॉलो कर रही थी, जो भी मास्क पहने यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी। जिसके बाद लीडर रिचुअल करने वाली लड़की के चेहरे में बहुत सी नीडल्स स्टैब करती है और यहीं से सीन कट होकर हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है, यानी कई सालों बाद का सीन, जहाँ पर दो बच्चे हनीफ और उसकी बहन बियान स्कूल से भागते हुए अपनी मॉम की शॉप पर आते हैं, जहाँ कर वो देखते हैं कि उनकी मॉम के पास अभी उनके अंकल भी आए हुए थे। बच्चों की मॉम टारी हमेशा की तरह अपने भाई को डांट रही थी, क्योंकि वो जॉब नहीं करता था और अक्सर पैसे लेने के लिए टारी के पास आ जाता था। पर वो लड़का कहता है, नहीं, मैं आपसे बस एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। हमारी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, वो मरने वाली है। मेरी बात मानो तो आखिरी मर्तबा उन्हें माफ करके उनसे मिल आओ। टारी को अपनी मॉम का नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई से कहती है, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी और ना ही उनसे मिलना चाहूंगी। उन्होंने तो बचपन में ही हमें लाचारों की तरह छोड़ दिया था। उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि हम जिंदा हैं या मर गए। तब कटार यानी उसका भाई कहता है, तारिक देखो, यही मौका है उनसे इन सारे सवालों का जवाब लेने का। तारिक कटार की बात समझ जाती है और ये सब लोग तारिक की मॉम के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि कटार को बहुत से धमकी भरे मैसेजेस भी मिल रहे थे, क्योंकि उसने बहुत से लोगों के पैसे देने थे। खैर, दिखाया जाता है कि सुबह होते ही ये लोग तारिक की मॉम के घर पहुंच गए थे, जहाँ जाते ही हनीफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी ग्रैंडमा का घर किसी महल जैसा था, जिसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। हनीफ ने अपनी बहन बियान से कहा, मुझे लगता है कि हमारी ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा अमीर है। ये लोग अब अंदर जाते हैं तो इनके सामने सबसे पहले इनकी ग्रैंडमा की एक बड़ी सी पेंटिंग आ जाती है, उस टाइम की जब वो जवान थी और खूबसूरत थी, और इस टाइम भी उन्होंने अपने हाथ में एक लकड़ी का मास्क पकड़ा हुआ था। इन लोगों से आकर ग्रैंडमा की केयर टेकर मिलती हैं। ये लोग जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। अब अजीब बात ये थी कि केयर टेकर उन्हें कोई भी मेडिसिन देने के बजाय यहाँ पर एक अजीब सा गाना प्ले कर देती है, और उससे भी अजीब ये होता है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक हो भी जाती है। ये सब लोग अब ग्रैंडमा के रूम के अंदर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि ग्रैंडमा टारी से यानी उनकी मॉम से भी कहीं ज्यादा यंग दिख रही थी, जवान दिख रही थी। हालांकि उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, इस लिहाज से तो उन्हें बहुत बुढ़ा दिखना चाहिए था। अब डरते हुए ही बियान अपनी ग्रैंडमा के करीब जाती है तो वो अजीबोगरीब तरीके से उसका हाथ पकड़ लेती है, इतनी जोर से कि बियान को भी डर लग जाता है। अब टारी ने बियान का हाथ छुड़वाया था और उन्हें यहाँ से जाने को बोला था। बियान अब उस रूम में आई जो उसे और हनीफ को दिया गया था रहने के लिए। वो यहाँ पर हनीफ को ढूंढ रही थी, लेकिन एकदम से उसे दरवाजे के पीछे लाल रोशनी में एक शैडो दिखाई दिया। वो बुरी तरह डर गई, पर पता चला कि ये तो हनीफ ही था जो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। इस टाइम बियान के पीछे उसकी मॉम टारी भी थी। ये सब लोग हंस देते हैं और टारी इन दोनों को बताती है कि इस रूम में ये जो रॉकिंग चेयर रखी हुई है ये ग्रैंडमा की है। इसी सब के दौरान दिखाया जाता है कि कटार पूरे घर की तलाशी ले रहा था और उसे एक कबर्ड में से बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। इसी कबर्ड में वही वुडन मास्क भी रखा हुआ था जिसे पहले हमने पेंटिंग में भी देखा है। रात होने पर केयर टेकर टारी और कटार से कहती है, मैडम की तबीयत 1 महीने से ऐसी है कि डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। मुझे लगता है कि इन्हें किसी सोल ने पोसेस किया हुआ है, इसीलिए आज मैंने शैमिन को भी बुलाया है। टारी जो इन चीजों पर बिलीव नहीं रखती थी उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ अब हनीफ का वो टॉय जिससे वो बयान को तंग कर रहा था वो गुम हो जाता है, और जब बयान उसे ढूंढ रही होती है तो उसे ग्रैंडमा के बेड के नीचे से उसकी आवाज आती है। डरते हुए वो रूम में जाकर जैसे ही बेड के नीचे से कार निकाल कर बाहर निकल ही रही होती है तो एकदम से ग्रैंडमा झटका लगते ही ऊपर से नीचे बयान के ऊपर गिर जाती हैं और लगातार ग्रैंडमा को इस टाइम झटके लगते रहते हैं। बयान के जोर से चिल्लाने पर सारे यहाँ आ जाते हैं और कटार जल्दी से ग्रैंडमा को बयान के ऊपर से उठाकर बेड के ऊपर लिटाता है। एकदम से ग्रैंडमा फिर उठ बैठती है और कटार के ऊपर बहुत सारी वॉमिट कर देती है। वो जो पैरालाइज थी उनका ऐसे उठना इनको डरा जाता है और ये लोग यहाँ पर शैमिन को बुला लेते हैं। शैमिन टारी को कुछ लीव्स देता है और कहता है कि तुम्हें इसे पीसते रहना है, जबकि कटार को वो एक नारियल देकर खड़ा कर देता है और कहता है कि जब जब मैं बोलूं तो तुम्हें ठीक इस नारियल के दरमियान में स्टैब करना है। अब शैमिन ग्रैंडमा के पास जाकर अपना रिचुअल शुरू कर देता है।
जैसे जैसे वो कुछ ना कुछ पढ़ता जा रहा था, ग्रैंड माँ का जिस्म और ज़्यादा तेज़ी से हिल रहा था, जैसे उनकी बॉडी तड़प रही हो। रिचुअल करते करते बार बार वो कटार को नारियल के अंदर स्टैब करने को कहता था, और जब जब कटार नारियल को स्टैब करता था, ग्रैंड माँ के चेहरे के अंदर से एक नीडल बाहर निकल आती थी। ऐसे ही करते करते बहुत सारी नीडल्स ग्रैंड माँ के मुंह से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही सारी नीडल्स बाहर निकल जाती हैं तो ग्रैंड माँ की मौत हो जाती है। शॉकिंग सीन ये था कि उसके मरते ही उसकी बॉडी एकदम से जवान औरत से इंतहाई बूढ़ी औरत की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, और चंद सेकंड्स की ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। शमिन ने इन लोगों को बताया कि ग्रैंड माँ पहले किसी रिचुअल का हिस्सा रही थी, और इन चार्म नीडल्स की वजह से उन्हें नेचुरल मौत नहीं आ रही थी। शेमन कडार को वो नीडल्स देकर कहता है कि इन्हें तुम्हें वही पहुंचाना है जहां से ये आई हैं। शेमन उन्हें ये भी कहता है कि क्योंकि ग्रैंड माँ ने अपनी बॉडी के साथ ही बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे और रिचुअल्स किए थे, इसीलिए अब उन्हें जमीन में दफन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमीन इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना ही उन्हें जलाकर उनकी राख को पानी में बहाया जा सकता है। ग्रैंड माँ की बॉडी को उसी तालाब में फेंकना होगा जहाँ पर वो रिचुअल करती रही हैं। शेमन इन लोगों को उस तालाब के बारे में भी बता देता है और कहता है कि ये काम तुम्हें आने वाले थर्सडे को करना है। तारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। तब शेमन कहता है, बगैर किसी सवाल जवाब के ये सब करना जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मुसीबत तुम लोगों पर ही आएगी। अगले 7 दिन तक ग्रैंड माँ की बॉडी को यहीं तुम्हें संभाल कर रखना पड़ेगा, और अगले थर्सडे को ही तुम उसकी बॉडी को वहाँ ले जा पाओगे। दिखाया जाता है कि बयान और हनीफ इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। बयान तो बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। हनीफ उसे कहता है, डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जबकि अगले दिन कटारी और केयर टेकर मिलकर शेमन के कहे हुए तरीके के मुताबिक ग्रैंड माँ को नहलाने लगे थे। ऐसा करते हुए एकदम से ग्रैंड माँ बोल पड़ती है और कहती है, मुझे छोड़ दो। टारी डर जाती है और उन्हें वहीं गिरा देती है। रात में लोग ग्रैंड माँ को लाकर सहन के बिल्कुल दरमियान में रख देते हैं, और टारी उनके पास बैठकर प्रेयर्स करने लग जाती है। उसे लगता है कि केयर टेकर भी उसके पीछे आकर कुछ पढ़ रही है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है कि केयर टेकर उसके पीछे नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई और एंटिटी बैठी हुई थी जो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। और टारी एक और मर्तबा डर जाती है। बयान को भी अब नींद नहीं आ रही थी, और वो इसी सोच में थी कि उसकी मॉम उनके साथ क्यों नहीं सोती। इसी सोच में थी वो कि तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर किसी का साया दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो दरवाजा बंद करने लगी तो हमें उसके पीछे एक भूत दिखाई दिया। बयान ने ना उसे देखा ना उस पर ध्यान दिया, और जैसे ही जाकर बेड के ऊपर लेटी और उसने अपने ऊपर चादर ली तो देखा कि उसकी ग्रैंड माँ की सोल बिल्कुल उसके साथ थी। बयान जोर से चिल्ला दी, और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर टारी यहाँ पे आ गई। उसने टारी को बताया कि किस तरह ग्रैंड माँ की सोल उसके साथ उसके बेड पर लेटी हुई थी। अब टारी उसके साथ रात गुजारती है, और सुबह में दिखाया जाता है कि हनीफ इस पूरे घर का टूर अपनी फेसबुक पर देने लगा था। वो अपने फ्रेंड्स को फेसबुक के जरिए दिखाता है कि उसकी ग्रैंड माँ के घर पर एक बड़ा सा पूल भी है। वो ये सारा काम टारी के फोन से कर रहा था, तो इतने में ही टारी अपना फोन ढूंढने लग जाती है, और टारी को तंग करने के लिए वो आकर एक कबर्ड में छुप जाता है, और कबर्ड में ही पड़ा हुआ लकड़ी का मास्क एकदम से उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर डरते हुए चीख मारकर हनीफ बाहर निकल जाता है। उसकी चीख सुनकर बयान यहाँ आई थी। हनीफ बयान से कहता है, देखो कबर्ड के अंदर क्या है, लेकिन बयान को कबर्ड के अंदर कुछ नहीं मिलता। रात में ही हम देखते हैं कि कटार को कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, क्योंकि उसने किसी के 40 मिलियन देने थे। सुबह होते ही वो टारी से बात करता है कि मॉम की विल के अकॉर्डिंग हम इस घर को बेच देते हैं, लेकिन टारी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है, अभी हमारी मॉम मरी है, 7 दिन नहीं हुए हम इस कम से बाहर नहीं निकले, और तुम घर को बेचने की बात कर रहे हो। तुम्हें हमेशा पैसों की ही परवाह रहती है। तब कटार कहता है, पहले कौन सा हम उनके साथ अटैच थे, हमें भी मूव ऑन करना चाहिए। अब हनीफ जिस मास्क से डरा था वो उस कबर्ड में से मास्क निकाल लेता है और ग्रैंड माँ की चेयर पर बैठकर झूलने लग जाता है। बयान उसके पास आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये मास्क भी ग्रैंड माँ का है और ये चेयर भी। तुम्हें उनकी सोल के साथ इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। तुम जानते तो हो कि किसी के भी मरने के बाद सोल 7 दिन तक उसी घर में भटकती रहती है। हनीफ को इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन बयान के 100 मरतबा कहने के बाद वो चेयर से भी उठ जाता है और मास्क को भी जाकर कबर्ड के अंदर रख देता है। आधी रात को हनीफ की आंख खुलती है तो हनीफ देखता है कि बयान खुद ग्रैंड माँ की चेयर के ऊपर झूल रही थी। हालांकि दोपहर में तो बयान ने ही उसे डांटा था। हनीफ उससे कहता है, प्लीज शोर मत करो, मुझे सोने दो, लेकिन एकदम से कोई उसकी चादर खींचता है। हनीफ जब अपना मुंह बाहर निकालता है तो बयान अजीबोगरीब तरीके से उसे घूर रही थी। हनीफ डर कर चिल्लाते हुए यहाँ से बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसने टारी को बताया कि बयान को कुछ हो गया है।
तारी जब रूम के अंदर आई तो उसने देखा कि बिहान अपनी जगह पर सो रही थी और उसे तो यहाँ पर होने वाली किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। हनीफ अब डर चुका था। वो कहता है मैं बिहान के साथ नहीं सोऊंगा। तो तारी कहती है ठीक है, आज मैं तुम लोगों के साथ सो जाती हूँ। तारी जब ब्लैंकेट उठाती है तो नीचे ग्रैंड माँ का लकड़ी का मास्क रखा हुआ था। हनीफ अब इन सबसे सॉरी कहता है इस मास्क को चुराने के लिए और प्रॉमिस भी करता है कि आइंदा के बाद वो कोई भी ऐसी चीज नहीं लेगा जो उसकी नहीं होगी। वो यहाँ पर तारी को ये भी बताता है कि जब जब वो इस मास्क को अपने ऊपर लगाता है तो उसे ग्रैंड माँ नजर आती हैं। फिर अब उसे इस जगह से डर लगने लगा है। तारी प्रॉमिस करती है कि हम जल्द ही अपने घर वापस चले जाएंगे। हनीफ अब बयान से डरने लगा था तो बयान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो हनीफ से उस चीज की सॉरी करती है जो उसने किया भी नहीं था और प्रॉमिस भी करती है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अब बच्चे जो रात भर सोए नहीं थे दोनों ही सोफा पर बैठे बैठे सो जाते हैं। तारी जब ये देखती है तो वो केयर टेकर और कटार दोनों से कहकर जाती है कि तुम लोग बच्चों के पास ही रुकना, मैं सिर्फ टिकट्स लेकर आती हूँ क्योंकि हमें 3 दिन बाद अपने घर भी वापस जाना है। बच्चे जब सोकर उठते हैं तो डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि क्यों सब उन्हें इस हॉन्टेड घर के अंदर छोड़ गए हैं। हमें कटार को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ड्रंक था और एक लड़की के साथ था। वो लड़की को बताता है कि उसकी माँ ने कोई रिचुअल किया था जिसकी वजह से उनके चेहरे के अंदर से बहुत सारी सोने की नीडल्स निकली है जिनको बेचते ही वो माला माल हो जाएगा। इसीलिए वो लड़की कटार के साथ लिमिट्स क्रॉस करने लग जाती है और कटार को बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता। बच्चे उस डरावने घर के अंदर जाने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने फैसला किया था कि वो बाहर रहकर ही सभी लोगों का इंतजार करेंगे, लेकिन काफी टाइम से बिहान को वॉशरूम जाना था। अब वो और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो हनीफ से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक एक बार वॉशरूम यूज करेंगे और साथ ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे। हनीफ के वॉशरूम यूज करने के बाद बिहान वॉशरूम यूज करने लग जाती है और वो जब ज्यादा देर लगाती है तो हनीफ बार बार दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। बिहान जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ये दोनों देखते हैं कि ग्रैंड माँ की डेड बॉडी बिल्कुल उनके पीछे ठीक वॉशरूम के अंदर थी। ये दोनों डर जाते हैं और चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग जाते हैं, जहाँ पर अब तारी भी आ गई थी जो इन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। अगले सुबह हम कटार को देखते हैं जो ग्रेवयार्ड के अंदर अपने सारे कपड़े उतार कर सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जल्दी से सारे कपड़े पहन लेता है और चुपके से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तारी उसे पकड़ लेती है और उसे खूब डांटती है बच्चों को अकेले घर छोड़कर जाने पर। तारी को उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल भी आ जाती है और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और कहती है मैं ही गलत हूँ जो बार बार तुम पर यकीन कर लेती हूँ। कटार बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया था, लेकिन बच्चे इन गिफ्ट्स को देखकर भी कटार से खुश नहीं होते। वो बच्चे बताते हैं आप तो हमें अकेला छोड़ गए थे और पीछे से ग्रैंड माँ की बॉडी दोबारा जिंदा हो गई थी और उन्होंने हमें हॉन्ट भी किया, हमें डराया भी। रात होती है, तारी की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि बिहान बिस्तर पे नहीं थी। वो रूम से बाहर गई तो उसने देखा कि उसके घर पे बहुत सारी मास्क पहने हुए औरतें आई हुई थी जो बिहान के मुंह पर उसकी ग्रैंड माँ का मास्क लगाकर रिचुअल कर रही थी। तारी जब बाहर आकर उसे उठाने की कोशिश करती है तो वे सारी औरतें उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं और एक आवाज में उससे कहती हैं कि तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी बेटी के साथ जो हो रहा है उसे होने दो। तारी इन सारी औरतों को साइड पे करती है और जल्दी से जाकर बिहान के मुंह से वो मास्क उतार देती है। उस मास्क के उतरते ही यहाँ से वो सारी औरतें भी गायब हो जाती हैं और तारी देखती है कि बिहान बेहोश हो चुकी थी। जितना कुछ यहाँ पे हो चुका था, जितना कुछ तारी सह चुकी थी, वो और चीजों को खराब होने नहीं देना चाहती थी। वो सबसे पहले उस मास्क को जला देती है और फिर कटार से कहती है कि हम आज ही मॉम का फ्यूनरल करेंगे। कटार से कहता भी है कि हमें शेमन की बात का उलट नहीं करना चाहिए, एक ही दिन तो रह के आए। तारी कहती है एक दिन का इंतजार मैं नहीं कर सकती, एक दिन में न जाने क्या हो जाए। वो कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये काम अकेले कर लूंगी। कटार ना चाहते हुए भी उसका साथ देता है और ये लोग उसका फ्यूनरल कर देते हैं। ये लोग जब ग्रेवयार्ड से घर वापस आ रहे थे तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और जब ये लोग ग्रैंड माँ के घर के पास गए तो एक बार तो उन्हें घर ही नहीं नजर आया और दूसरी बार जब देखा तो घर के बाहर बहुत बड़े बड़े शेडोज थे। ये डर गए और केयर टेकर इन्हें अपने घर ले गई। इनकी जब आंख खुली तो इन्होंने अपने आप को वापस उसी घर के अंदर पाया। इन्हें जगह जगह मॉम की डेड बॉडी दिख रही थी, यहाँ तक कि वो तो कटार को उठाकर बाहर पे फेंक देते हैं। सुबह जब होती है तो कटार को हम पूल में देखते हैं। उसकी आंख सभी लोगों के पत्थर मारने पर खुलती है। रात को जो कुछ हुआ था सब लोग उससे डर गए थे। तारी उससे कहती है हम मॉम की बॉडी को वापस निकाल लाएंगे और जैसा शेमन ने कहा था वैसा ही करेंगे। मुझे लगता है कि वो करने के बाद शायद किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए मॉम। कटार और तारी जल्दी से ग्रेवयार्ड के अंदर जाते हैं और उसकी बॉडी को निकाल कर उसी पूल के अंदर डाल आते हैं जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में उसने रिचुअल किया था। कटार यहाँ पर नीडल्स का पाउच भी उसी के साथ बहा देता है और ये लोग फाइनली घर वापस आ जाते हैं। तारी सुबह को वापस अपने घर जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा ही करते हुए उसे अपने सामान में से वही मास्क मिलता है जो उसकी मॉम का था। ये मास्क तो उसने जला दिया था,
हैरान होकर उसने मास्क उठाया तो मास्क उसी मुंह की तरफ खींचा चला गया और उसने ये मास्क अपने मुंह पर लगा लिया और मास्क को लगाते ही उसे अपनी मॉम की पूरी लाइफ के वीएन आने लगे। पता चला कि जब टारी पैदा हुई थी तो उसकी मॉम उसे दूध नहीं पिला पाती थी। हालांकि उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, लेकिन टारी की मॉम को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, इसलिए उसने उस रिचुअल का सहारा लिया। इस रिचुअल की वजह से इन बच्चों के डैड भी मारे गए। टारी की मॉम की एक गलती ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया कि उन्हें अपने ही बच्चों को घर से निकालना पड़ा, क्योंकि उनका किया गया रिचुअल अब और ज़्यादा सेक्रीफाइसेस मांग रहा था और टारी की मॉम अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती थी। अब टारी को अपनी मॉम की सोल शीशे में नजर आती है जो उससे माफ़ी मांग रही थी। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए निकाला था कि तुम्हारे ऊपर उन नीडल्स का कर्ज ना आ जाए। मैं इस कर्ज को अपने साथ लेकर मरना चाहती थी। जिन्होंने रिचुअल किया था उस रिचुअल के बदले वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और कटार को मार देना चाहते थे। रोते हुए वो सोल टारी से कहती है कि अभी भी वक्त है, प्लीज तुम इस कर्ज को खत्म कर दो। टारी पूछती है कि मुझे क्या करना होगा, तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें वो चार्म नीडल्स वहीं फेंकनी है जहाँ पर रिचुअल हुआ था और इसके बाद तुम इस मास्क को तोड़ देना और उसके बाद कभी इस जगह पर वापस लौट के ना आना और ये सारा काम तुम्हें कल शाम के खत्म होने से पहले पहले करना है। वो टारी को उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेल भी बताती है और उसके बाद टारी देखती है कि उस सोल को एक मास्क पहनी हुई औरत खींच कर ले गई है। टारी गुस्से में कटार के पास जाती है और उसे कहती है, झूठे इंसान, तुमने वो नीडल्स भी बदल दी। तुम्हें पता है कि उसकी वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। तुम इतने खुदगर्ज हो कि तुमने अपना कर्जा देने के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दी। टारी के डांटने के बाद कटार उसे नीडल्स निकाल कर दे देता है। ये लोग जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हनीफ और बयान दोनों ही छत के साथ लगे हुए थे। एकदम से कोई चीज उन्हें छत से नीचे फेंक देती है। तेज तूफान चलता है और तूफान इन बच्चों को बाहर खींच कर ले जा रहा होता है। बयान को तो ये लोग बचा लेते हैं, लेकिन हनीफ को ये बचा नहीं पाए थे क्योंकि हनीफ को कोई ना देखने वाली पावर उठाकर बाहर ले गई थी। टारी समझ गई कि अगर उसे अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे फौरन वो नीडल्स उस तालाब में बहानी होगी। बयान को वो केयर टेकर के पास छोड़कर अपने मिशन के लिए निकल जाती है और बयान जाते हुए अपनी मॉम से कहते हैं कि याद रखिएगा, हनीफ को वापस आना है और आप उसे लेकर आएंगी। तालाब के पास जाते ही टारी उन नीडल्स को उन तालाब में फेंक देती है और साथ में वो स्पेल भी बोलती रहती है जो उसे उसकी मॉम ने बताए थे। नीडल्स के गिराते ही तालाब में से एक आवाज बोलती है कि हम वही ले रहे हैं जिसका हमने उससे वादा किया था। तालाब के अंदर ये लोग हनीफ की बॉडी को भी देख पाते हैं। ये देखकर कटार रोने लग जाता है और कहता है कि हनीफ को छोड़ दो, वो मासूम है, इसके बदले चाहे तो मेरी जान ले लो। उसके कहते ही हनीफ पानी से बाहर निकलने लगता है। टारी और कटार दोनों ही पानी में जंप कर देते हैं और तैरते हुए हनीफ को बाहर निकालते हैं। टारी हनीफ को होश दिलाने में लग जाती है और वो ये तो देखती ही नहीं कि कटार अब उसके पीछे रहा ही नहीं था, उसे पानी ने अपने अंदर खींच लिया था। हम देखते हैं कि कटार के इर्द गिर्द अब बहुत सारी मास्क पहनी औरतें आ गई थी और वो लीडर जिसने मूवी के स्टार्ट में टारी के मॉम के चेहरे में वो सोने की नीडल्स डाली थी, वो उनसे कहते हैं कि हम सिर्फ वही ले रहे हैं जिसका हमने वादा किया है। टारी जोर जोर से रोने लग जाती है और उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। वो दोबारा वो स्पेल पढ़ते हुए मास्क तोड़ देती है जिसकी वजह से यहाँ खड़ी सभी औरतों के मास्क भी टूट जाते हैं। सभी औरतें चिल्लाने लग जाती हैं और हमें उनकी बगैर स्किन के चेहरे दिखाए जाते हैं जो बहुत ही भयानक थे। ये औरतें पानी में गायब हो जाती हैं और कटार खड़ा रह जाता है। टारी ने शुक्र किया था कि उसने कटार की जान भी बचा ली, लेकिन तभी पानी में से वो लीडर बाहर निकलती है और कटार को खींचकर पानी के अंदर ले जाती है और कहती हैं कि तुम्हारी मॉम भूल गई थी कि उन्हें इस पानी में सैक्रिफाइस देना है। टारी पैनिक होकर तालाब में जंप लगा देती है, लेकिन उसे कटार अब कहीं नहीं दिखता और ना ही वो औरतें नजर आती। अगले दिन दिखाया जाता है कि टारी केयर टेकर और अपने बच्चों के साथ इस घर को लॉक करके यहाँ से चली गई थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 100 दिन बाद के इस सुनसान घर को दिखाया जाता है। सब कुछ वहाँ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर अब टारी की मॉम की वो पेंटिंग नहीं थी जो इन्होंने आते ही इस घर में देखी थी। टारी की मॉम के रूम में हम टारी की मॉम के सोल को डांस करता हुआ देखते हैं और बस इसे मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है कि क्या टारी की मॉम के सोल को अभी भी आज़ादी मिली थी या नहीं।